हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। और मैं डॉक्टर पवन अग्रवाल तुम्हारे को बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन विविक्त गणित। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स में अपने पेपर फर्स्ट है। ठीक, और अपने जैसे पास कोर्स के जो भी स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि टोटल पेपर कितने होंगे, 3 पास कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए, और जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए 4 पेपर होंगे, और दोनों में ये पेपर फर्स्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसमें जो बुक्स हैं वो जयपुर पब्लिशिंग हाउस की आप ख़रीद लेना। ठीक है, और जल्द से जल्द आप इस बुक को ख़रीद लीजिए, क्योंकि मैं अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और उनके कोर्स ख़त्म करने में लग रहा हूँ, तो तुम्हारा नंबर थोड़ा सा लेट आया है। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप भी अभी बने, इस वजह से ये थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है पेपर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और मैं आज फर्स्ट यूनिट शुरू करूँगा इसमें, और फर्स्ट यूनिट के साथ मैं फोर्थ यूनिट भी आने वाले टाइम में जल्दी शुरू करूँगा, जिससे दोनों यूनिट में एक साथ लूँगा आपके। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पेपर का नाम है, हिंदी में बोलते हैं विविध गणित। पेपर फर्स्ट है ये अपना। ठीक है, और पास कोर्स में भी पेपर फर्स्ट है और ऑनर्स में भी पेपर फर्स्ट है। ठीक है, सेमेस्टर के बारे में थोड़ा सा अपना सिस्टम जो है इस कॉलेज का राजस्थान में यूनिक है। एकमात्र ऑटोनोमस कॉलेज है बेटा गवर्नमेंट का ये, जिसका सिस्टम बिल्कुल अलग है। और आपकी जब ये पढ़ाई शुरू हो रही है, जनरली पिछले सालों में आज के दिन एग्ज़ाम चालू हो जाते थे, ये मान के चलना आपके फर्स्ट सेमेस्टर के। तो आपके 2 सेमेस्टर होंगे, जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट में ये जो पेपर है, पेपर फर्स्ट मैथ्स का कोई भी पेपर आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, और ऑनर्स में ये पेपर आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, अब पेपर फर्स्ट में ये जो 50 नंबर हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 भागों में है। एक तो अपने 15 नंबर का एक असाइनमेंट प्रॉब्लम अपन देते हैं होम से ही, और दूसरा 10 नंबर का टेस्ट होता है। तो 15 नंबर 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होता है अपना, 10 + 5, तो 5 नंबर का तो होम असाइनमेंट होता है बेटा, और 10 नंबर का एक क्लास टेस्ट होता है जो जनरली स्कूलों में हुआ करता था। और ये क्लास टेस्ट बहुत सीरियसली होता है इस कॉलेज में, ये ध्यान रखना है, इसमें कोई फर्जी नंबर नहीं मिलते हैं। हम लोग जो पढ़ाते हैं क्लास में उन्हीं में से पेपर हम लोग बनाते हैं, और उसकी कॉपियाँ बाकायदा चेक होती हैं, और उसमें रोल नंबर वाइज आपको बैठाया जाता है, किसकी ड्यूटी लगती है कुछ नहीं पता है इसमें। ठीक है, और जो दूसरा पेपर इसमें होता है बाद में, जो जनरली नवंबर में होता था, अब भगवान जाने कब होगा इस वक्त, वो 35 नंबर का है। और ये 35 नंबर का पेपर, इस पर हमारा कोई बस नहीं है, ये बाहर से बन के आएगा आपका हमेशा, और बाहर ही कॉपियाँ जाती हैं इसकी, तो ये ध्यान रखेंगे विशेष आप। और पेपर फर्स्ट में आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है 50 नंबर का, वो इस तरीके से है, इसी प्रकार से सेकंड में है, उसी प्रकार से थर्ड में है। और ऑनर्स में ये सब चीज़ पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 100 नंबर का है। तो 100 नंबर में उनके 70 नंबर तो जो होते हैं वो जो बाद में टेस्ट होते हैं उसके हैं, और जो 35 नंबर है, 30 नंबर हैं, उसमें 10 नंबर का होम असाइनमेंट होता है बेटा, और 20 नंबर का क्लास टेस्ट होता है। और ये नंबर बाकायदा जुड़ते हैं, जो टेस्टों के नंबर हैं वो जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना आप। ये परसेंटेज में और पास होने में बहुत बड़ा मददगार साबित होते हैं आरआर कॉलेज में। ठीक है, इनके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और बाद में टाइम पे मैं आपको समझाता रहूँगा चीज़ों को, जो कि बेहद ज़रूरी हैं इस आरआर कॉलेज के सिस्टम में। अपना कॉलेज यूनिक कॉलेज है राजस्थान में, और उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आज आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, आविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट अपन नहीं कर रहे हैं दूसरी चीज़ों में, और टाइम पे मैं आपको गाइडलाइन ऐसी देता रहूँगा जिससे आप लोग सब चीज़ों को समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कुछ चीज़ें हैं इसमें, स्टार्टिंग में सेट थ्योरी दे रखी है, लेकिन सेट थ्योरी मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊँगा जब आपने सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि डिस्क्रीट के जो पेपर है वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी चलता है, राजस्थान के बहुत सारे कोर्सेज़ में इसको इंक्लूजन कर रखा है, और ये टुकड़ों में है। जैसे एकदम कोई प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, कभी इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन आ जाएगा, कभी इसमें बूलियन अलजेब्रा आ जाएगी, तो टॉपिक्स इसमें एकदम चेंज आ जाते हैं, बिल्कुल इंटरलिंक्ड टॉपिक नहीं है इसमें। तो आपको कुछ नॉलेज जो है सेट की होती है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और उसमें जैसे मैं आपको ये कहूँ कि कोई एक सेट है ए, और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे दे रखे 3,
ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरा सेट है बी और उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं आपको 2, ठीक है। अब ये जो दोनों सेट हैं इनके अंदर कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, यानी उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये दोनों सेट क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। दोनों सेट क्या कहलाते हैं बेटा? डिसजॉइंट सेट, यानी असंयुक्त समुच्चय। क्या कहलाते हैं ये? असंयुक्त समुच्चय। अब मैं कहूँ कि इस सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, तो आप कहोगे साहब इस सेट्स ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं। तो ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मैं किससे डिनोट करता हूँ? मॉड ए से। ये ध्यान रखना, किताब में कैसे डिनोट किया है इसको? मॉड ए से। मॉड ए का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, ठीक है। या ए की गणनता, ए की कार्डिनलिटी क्या है कि मॉड ए इज इक्वल टू 3 है। इसी प्रकार से बी की जो गणनता है वो कितनी है? 2 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप ए यूनियन बी निकालो, तो आप ए यूनियन बी बड़े आराम से निकाल सकते हो साहब। 1 2 3 और 4 5, ठीक है। आप कहोगे साहब इन दोनों एलिमेंट्स को अपन ने मिक्स कर दिया दोनों सेट्स के और ए यूनियन बी अपने को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप ए यूनियन बी की गणनता निकालो, तो आप कहते हो ए यूनियन बी की गणनता कितनी है? यहाँ 5 है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? वो 5 हैं, ठीक है। अगर मैं इस चीज को इस रूप में लिख सकता हूं कि ए की गणनता प्लस बी की गणनता के बराबर है ए यूनियन बी की गणनता। कब? जब ए और बी की गणनता जो है 3 और 2 है और उन दोनों का टोटल किसके बराबर आ रहा है? ए प्लस बी के बराबर आ रहा है। इस नियम को अपन बोलते हैं योग नियम। क्या बोलते हैं इसको अपन? योग नियम, ठीक है। सम रूल। क्या बोलते हैं इसको बेटा अपन? सम रूल, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है कि अब मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूं, और वो छोटा सा चेंज क्या करता हूं कि ए के अंदर अभी भी एलिमेंट तो 3 है, 1 2 3, लेकिन बी के अंदर जो एलिमेंट है वो मैंने एक एलिमेंट ऐसा ले लिया जो कि ए में ऑलरेडी मौजूद है। तो ये अब सेट्स जो है ए और बी आपस में क्या हुए? डिसजॉइंट सेट नहीं रहे, इनके अंदर एक उभयनिष्ठ अवयव 3 है, ठीक है। अब भी ए की गणनता 3 है, बी की गणनता कितनी है? यहाँ 2 है। अब ए यूनियन बी यदि मैं निकालता हूं आपके पास, तो आप कितना आता है? ए यूनियन बी 1 2 3 और 5, ठीक है। अब ए यूनियन बी की गणनता मैं आपसे कहूं कि भाई आप निकालो जरा, तो वो कितनी आई? ये आई है अपने पास 4, ठीक है। ए यूनियन बी की कार्डिनिटी कितनी है बेटा? इस वक्त 4 है, जो किसके बराबर नहीं है? अब ए और बी की गणनता के योग के बराबर नहीं है। लेकिन वो ये कहता है कि साहब हमें तो एक ऐसी चीज बताओ, ऐसा नियम बताओ जिसमें हम ए और बी दो सेट अगर दिए हों, चाहे वो संयुक्त समुच्चय हों चाहे असंयुक्त समुच्चय हों, और हम ए यूनियन बी की गणनता निकालना चाहें तो सीधा फार्मूला आ जाए हमारे पास। तो ये नहीं कि हम सम रूल लगाएं और कभी कोई दूसरा रूल लगाएं। तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया? अविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत दिया, और उस अविष्टि अपवर्जन के सिद्धांत में ए यूनियन बी की गणनता क्या आती है बेटा? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप दोनों केसेस में इस फार्मूले को अप्लाई करो, तो ए यूनियन बी की गणनता यहाँ कितनी है बेटा? 4 है, ठीक है। ए की गणनता यहाँ कितनी है? 3 है। बी की गणनता यहाँ 2 है। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ इस केस में? देखो जरा, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना आ रहा है? टोटल 3 आ रहा है। दोनों में ए की अवयव कॉमन है 3, और इसकी गणनता कितनी हुई? 1, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है इसकी गणनता कितनी आई है बेटा? अपने पास 1 आई है, ठीक है। अब इसको अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वही वैल्यू आ जाती है। और पहले वाले केस में लेंगे 1 2 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ कितना आएगा? 0 आएगा। तो उस केस में वो फार्मूला ऑटोमेटिकली प्रूफ होता है। तो वो ये कहता है यदि ए और बी दो चाहे असंयुक्त समुच्चय हो चाहे संयुक्त समुच्चय हो, हमें ए और बी का जब यूनियन की गणनता निकालें तो एक ऐसा फार्मूला चाहिए जो दोनों केसेस में सही हो। उस फार्मूले को अपन क्या बोलते हैं? अविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। अब आरआर कॉलेज में मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा सिस्टम चेंज है, और कॉलेज से जो अपने पैरेलल में कॉलेज चल रहे हैं अलवर में, इनका पेपर बिल्कुल अलग आता है। तो उस पर अपने शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन भी आते हैं, ये ध्यान रखना। तो शॉर्ट टाइम क्वेश्चन में कई बार वो ये पूछ लेता है कि अविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत क्या है, समझाओ, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं, आप यदि समुच्चय संयुक्त हैं,
यदि समुच्चय असंयुक्त हैं, संयुक्त नहीं, असंयुक्त यानी डिसजॉइंट, जिनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, यदि समुच्चय असंयुक्त हैं तब असंयुक्त समुच्चयों के संग में उपस्थित, तब असमुच्चय समुच्चयों के संग में उपस्थित अवयवों की गणना योग नियम यानी सम रूल, जो मैंने पहला केस बताया था, योग नियम द्वारा आसानी से की जा सकती है, योग नियम द्वारा आसानी से की जा सकती है। ठीक है, आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, यदि समुच्चय असंयुक्त है तब असंयुक्त समुच्चयों के संग में उपस्थित अवयवों की गणना योग नियम द्वारा आसानी से की जा सकती है। परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है तो योग नियम में कुछ संशोधन यानी अमेंडमेंट करने पर जिस नियम की उत्पत्ति होती है उसे अविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसे अविष्टि अपवर्जन का क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत, यदि समुच्चय असंयुक्त है तब असंयुक्त समुच्चयों के संग में उपस्थित अवयवों की गणना योग नियम द्वारा आसानी से की जा सकती है। परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है तो योग नियम में कुछ संशोधन करने पर जिस नियम की उत्पत्ति होती है उसे अविष्टि अपवर्जन का क्या कहते हैं? अपन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब वो ये कहता है कि इसका जो अभी मैंने फार्मूला यूज़ लिया था उस फार्मूले को प्रूफ करो। तो अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन किस रूप में आता है, तो उसके देखिए आप कि दो समुच्चयों का अविष्टि, अभी थोड़ा वर्ड ऐसा है, अपवर्जन का सिद्धांत, दो समुच्चयों का अविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत क्या है? कथन दो एवं इसे सिद्ध करो। एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है, और अगर इस फॉर्म में आया तब तो अपन क्या लिख देंगे? इसका कथन लिखेंगे, और कई बार ये कथन ही आ जाता है। ठीक है, यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हैं, अब यहाँ ध्यान देना, अपन ये भी लिख सकते थे यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तो समुच्चय क्या इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट समुच्चय की गणनता कैसे निकालोगे? इनफाइनाइट ही आएगी, तो उसमें ये फार्मूला प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, तो यह बहुत जरूरी है लिखना, यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हैं, तब ए यूनियन बी की जो कार्डिनिटी है वो किसके बराबर आएगी? ए की कार्डिनिटी प्लस बी की कार्डिनिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनिटी। ठीक है, तो ये दो समुच्चयों का अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत कहलाता है कि यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हैं तब ए यूनियन बी की गणनता किसके बराबर है? ए की गणनता प्लस बी की गणनता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की गणनता के बराबर है। ठीक है, अब इस फार्मूले को देखो आज अपन प्रूफ करेंगे। ठीक, तो प्रूफ इसका जल्दी से अपन कर रहे हैं। क्या है फार्मूला? कि यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हैं, यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हैं, तब हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जो हम जानते हैं कि वर्ड होता है बड़ा खतरनाक होता है। हम जानते हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ जानते हैं हम तो, लेकिन उसको अप्लाई कब करना है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन
बी की। ठीक है, अब देखो इसको, आपको जो ये चीज़ मैंने बताई है इसको थोड़ा सा मैं वेन डायग्राम से बता रहा हूँ। वेन डायग्राम आप सबने पढ़े हुए हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया उसमें, कि यदि ये वाला सर्किल ए है, ये वाला सर्किल बी है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी किसको कहते हो बेटा? इनके कॉमन हिस्से को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बी डैश क्या है? बी का कॉम्प्लीमेंट या बी का पूरक। तो बी का पूरक क्या होता है कि आप जानते हो जो बी नहीं है, जैसे मैं कहूँ इस ब्लैक बोर्ड का पूरक क्या है, तो इस ब्लैक बोर्ड का पूरक इस पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड नहीं है बस खाली। ठीक, तो बी डैश, तो वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो वो कहता है ए तो पूरा सर्किल है, तो बी डैश कौन सा हुआ? जो बी नहीं है। तो बी नहीं है ये है, बी नहीं है जो ये वाला हिस्सा है, और बाहर भी निकल रहा है, लेकिन बाहर वाले हिस्से से अपने को कोई मतलब नहीं है। और इस हिस्से को अपन क्या नाम देंगे? ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ये जो खाली हिस्सा रह गया, ये खाली हिस्सा रह गया, वो क्या है बेटा? ए डैश। देखो ये जो ए नहीं है वो ये चीज़ है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये हिस्सा कौन सा है? ये वाला। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है? ये वाला। और ए इंटरसेक्शन बी डैश कौन सा है बेटा? ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो वो कहता है यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हैं, तो वो ये कहता है चाहे समुच्चय संयुक्त हैं चाहे असंयुक्त हैं। हमने क्या किया? ए यूनियन बी हमेशा ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब ये तीनों समुच्चयों की क्या खासियत है कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल डिफरेंट है इससे, और ये भी बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये तीनों असंयुक्त हैं, इनमें कोई भी अवयव क्या कॉमन नहीं है। तो अपन ने संयुक्त समुच्चय को किस में बदल दिया? असंयुक्त समुच्चय में। और जब अपन ने ऐसा कर दिया तो हम जानते हैं कि ए यूनियन बी की गणनता किसके बराबर होगी? इसकी गणनता प्लस इसकी गणनता प्लस इसकी गणनता के बराबर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? आप यहाँ सबसे पहले लिखोगे, जहाँ इसके नीचे लिख देना, जहाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी तथा ए डैश इंटरसेक्शन बी तीनों असंयुक्त समुच्चय हैं, तीनों असंयुक्त समुच्चय हैं, तीनों असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है, और जैसे ये चीज़ अपन ने लिख दी तो उसके बाद लिख सकते हैं अपन अतः योग नियम से, अतः योग नियम से, अतः योग नियम से क्या लिखेंगे अपन? ए यूनियन बी की गणनता बराबर है ए इंटरसेक्शन बी डैश, यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में, ये चीज मॉड लगा देंगे यहाँ, ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी, और इसको नंबर 1 दे लेंगे। इसको क्या दे देंगे बेटा? नंबर 1। क्लियर हो गई चीज़ अच्छी तरह से? अब वो ये कहता है ये जो सर्किल मैंने बनाया है, ये 2 सर्किल जो बनाए ये आपके काम आएंगे आगे भी, तो आप इनको साइड में बना दीजिएगा उसमें। और अब वो ये कहता है देखो, अब पुनः हम जानते हैं, अब ए को कैसे लिख सकते हैं? अगर खाली ए गोले को लिखूँ मैं, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिख दूँ इसको, तो वो कहता है पुनः ए की गणनता किसके बराबर हो जाएगी? या खाली पहले ए लिख लो आप, क्योंकि डायरेक्ट मत लिखो। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ ये ध्यान देना, कई बार ये ए डैश लग जाता है अपन से, तो इस जन्म में तो ए और ए डैश का मूल कभी भी बराबर में मत रख देना, तुम ये ध्यान रखना। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ कभी भी अगर ये ए डैश आ गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल 0 नंबर दे देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो ये बराबर क्या है? वैसे तो आप फिगर से चलो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन कई बार क्या फिगर से चलने पे भी व्यक्ति घबरा जाता है, तो उस केस में आपको ये चीज़ देनी है। और ये दोनों क्या है? ये असंयुक्त समुच्चय हैं, तो यहाँ ए की गणनता किसके बराबर हो जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। इसको नंबर 2 दे लो। ठीक है, इसी प्रकार आप लिखोगे अब क्या? बी बराबर, तो बी बराबर देख लो आप, बी को भी कैसे लिख सकते हैं अपन कि बी इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। गोले से देख लो आप, और यहाँ बी डैश मत लगा देना, नहीं तो फिर फंस जाओगे बिल्कुल। ठीक है, बी इज इक्वल टू इसके बराबर होगा, पहले यूनियन की फॉर्म में लिख दो और फिर पुनः करके इसको बी का मान क्या हो गया? ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। इसको नंबर 3 दे लो आप। ठीक है, अब 2 तथा 3 का योग करने पर, तो 2 और 3 को कॉलम वाइज जोड़ दो आप जरा। 2 और 3 को कैसे जोड़े हैं अपन? कॉलम वाइज जोड़ देते हैं, तो वो आएगा देखो ए प्लस बी 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से क्या आएगा बेटा अपने पास?
ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दोनों को कॉलम बाय जोड़ दिया अपन ने। अब वो ये कहता है एक ए इंटरसेक्शन बी इधर उठा के ले जाओ, तो उसको कैसे ले जा सकते हैं अपन, या ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, पूरी 1 के बराबर। तो अब आप लिख सकते हो क्या, इसको नंबर 4 दे लो पहले। ठीक है, 1 तथा 4 से, 1 का प्रयोग 4 में करने पर, देखो 1 का प्रयोग 4 में करने पर, 1 का प्रयोग 4 में करने पर क्या चीज़ हो जाएगी, ये ए यूनियन बी की गणनता। तो ये लिख सकते हैं अपन ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी की गणनता। ठीक है, और यही अपने को सिद्ध करना था, यही चीज़ अपने को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो थोड़ा सा लेक्चर अगर 20 मिनट से या 15 मिनट से ऊपर हो जाता है तो लंबा माना जाता है बेटा, अपलोड करने में दिक्कत आती है हमें। ठीक है, पूरी पढ़ाई होगी अपनी, लेकिन एक तो फ़ोन मेरे को मिनिमम करना, कभी कोई करना है तो मैसेज कर दो खाली, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है इन दिनों, पहले मैंने बता दिया है। और आपको मिनिमम फ़ोन करने ही नहीं है, ये मान लो आप फ़ोन दूसरे सरों को करो, क्योंकि मैं अटेंड कम करता हूँ बिल्कुल भी, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये क्या था, 2 समुच्चयों का अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत। इसी प्रकार से अपन कल पढ़ेंगे 3 समुच्चयों का अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत, फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो बुक जल्दी से जल्दी आप जयपुर पब्लिशिंग हाउस की खरीद लो, और भी बुक हैं इसकी डिस्क्रीट की, वो मैं बताऊँगा बाद में आपको, लेकिन अभी शुरुआत में एक बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये है।